हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। सो आरपीएससी एसीएफ एफआरओ का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें जो टॉपिक स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के मेंशन किए गए हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और हमारा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के सिलेबस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस कॉमन कैटेनरी एंड फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड है और एसएचएम एंड प्रोजेक्टाइल। तो काफ़ी लिमिटेड सिलेबस यहाँ दिया गया है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का। तो जैसे कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो आईएएस के स्टूडेंट के पास होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चंस का पैटर्न भी अलग होता है और क्वेश्चंस की अप्रोच भी अलग होती है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आईएफएस एंड आईएएस में सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो पहले हम टॉपिक्स को करेंगे उसके बाद में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों ही ब्रांच है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स की ब्रांचेज हैं ये दोनों। एंड स्टैटिक्स में स्टडी की जाती है बॉडीज एट रेस्ट पे। बॉडीज एट रेस्ट यानी जो मोमेंटम है उसमें चेंज नहीं होता। सो नो चेंज इन मोमेंटम। एंड जो डायनेमिक्स है यहाँ पे स्टडी की जाती है मोशन ऑफ द बॉडीज। तो मोशंस की बात करते हैं यहाँ पे। मोशन ऑफ द बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस यानी यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की स्टडी की जाती है। तो मोमेंटम में चेंज होता है। चेंज इन मोमेंटम की स्टडी यहाँ पे की जाती है। तो अब हम टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि फोर्स किसे कहते हैं। तो फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको चेंज कर देता है। और फोर्स के लिए कुछ रिक्विसाइट्स होती हैं यानी फोर्स के बारे में जानकारी होने के लिए कुछ आवश्यक इंफॉर्मेशंस। तो जैसे कि रिक्विसाइट्स में फर्स्ट है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमें पता होना चाहिए यानी जो परिमाण है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम थीटा से शो करते हैं यहाँ पे। तो सिंपली अगर देखें तो थीटा की वैल्यू हमें पता है तो हम डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है लाइन ऑफ एक्शन यानी क्रिया रेखा जिस पे फोर्स है वो एक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि कौन से पॉइंट पे जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट जब हम कोप्लानर फोर्सेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो ये सारे पॉइंट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कोप्लानर फोर्सेस की। तो कोप्लानर फोर्सेस हैं इनको समतलीय बल भी कहते हैं। ये फोर्सेस सेम प्लेन में लगते हैं यानी कि हमारे पास यहाँ कोई एक प्लेन है और इसमें F1 F2 F3 ये फोर्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं। तो ये फोर्सेस हैं ये कहलाएंगे कोप्लानर फोर्सेस। एंड इस तरीके से जब किसी एक ही प्लेन में फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो ऐसा जो सिस्टम है वो कहलाता है कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं
कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लानर फोर्स सिस्टम में जो फोर्सेस होते हैं, ऑल फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करते हैं सेम प्लेन में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सारे जो फोर्सेस हैं वो एक ही प्लेन में यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन कोप्लानर फोर्सेस की। तो नॉन कोप्लानर फोर्सेस हैं ये अलग अलग प्लेन में अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे अगर F1 और इस प्लेन में F2, F3 ये फोर्सेस अलग अलग प्लेन में यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, तो ये फोर्स सिस्टम है, ये नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम होगा और ये फोर्सेस कहलाएंगे नॉन कोप्लानर फोर्सेस। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कनकरेंट फोर्सेस के बारे में। तो कनकरेंट फोर्सेस हैं, इनको संगामी बल भी बोलते हैं। कनकरेंट फोर्सेस हैं वो एक ही पॉइंट पर अप्लाई होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है और F1, F2 एंड F3 ये सेम ही यहाँ पे पार्टिकल पे अप्लाई हो रहे हैं। तो ये F1, F2, F3 यहाँ पे कनकरेंट फोर्सेस कहलाएंगे। अब हम देखेंगे कि कोप्लानर फोर्सेस हैं ये भी कनकरेंट फोर्सेस होते हैं या नहीं। तो कोप्लानर फोर्सेस हैं वो सेम प्लेन में काम करते हैं। तो अगर हम एक प्लेन यहाँ बनाएं और इसमें जो F1, F2, F3 हैं यहाँ पे हम कोई एक पार्टिकल ले और F1, F2 एंड F3 इस पर अप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो फोर्स सिस्टम है ये कोप्लानर भी है और कनकरेंट भी है। तो ये कहलाएगा कोप्लानर कनकरेंट फोर्स सिस्टम। यानी हम कह सकते हैं कि जो कोप्लानर फोर्सेस होते हैं ये कनकरेंट फोर्स भी होते हैं। नेक्स्ट है कि जो कोप्लानर फोर्सेस हैं ये पैरेलल भी होते हैं। अगर कोई प्लेन है और इसमें जो फोर्सेस हैं F1, F2, F3 इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेलल भी हैं। यानी जो कोप्लानर फोर्सेस हैं वो पैरेलल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो कोप्लानर फोर्सेस हैं वो नॉन कनकरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉन कनकरेंट है, यानी एक पॉइंट पे अप्लाई नहीं हो रहे यहाँ पे ये, तो नॉन कनकरेंट भी हो सकते हैं। नॉन कनकरेंट एंड नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पैरेलल नहीं है लेकिन ये कोप्लानर फोर्स सिस्टम है, तो नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। तो कोप्लानर फोर्स जो है वो कनकरेंट भी हो सकते हैं, पैरेलल भी, नॉन कनकरेंट भी और नॉन पैरेलल भी। अब हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए जो आवश्यक रिक्विसाइट्स होती हैं उनकी। तो इक्विलिब्रियम के लिए यदि यहाँ पे कोई एक बॉडी है और इसके किसी एक पॉइंट पर फोर्सेस हैं वो अप्लाई हो रहे हैं और ये स्ट्रेट लाइन है F1 एंड F2, या फिर किसी बॉडी के 2 पॉइंट्स पर फोर्सेस हैं वो अप्लाई हो रहे हैं P एंड Q पर, F1 एंड F2, तो ये इक्विलिब्रियम में हो इसके लिए कुछ आवश्यक कंडीशंस हैं। एक तो F1 और F2 जो है इनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड हो फोर्सेस का। इसके साथ ही जो डायरेक्शन है ये अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए तभी ये इक्विलिब्रियम में आ सकेंगे।
एंड इसके साथ ही थर्ड है कि ये स्ट्रेट लाइन के अनुदिश काम करने होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी परिमाण में ये बराबर हैं और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसके साथ ही ये स्ट्रेट लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं। तो ये बल इस स्थिति में संतुलन में होंगे। तो ये बेसिक डिटेल्स हमने देखी। अब हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का मीनिंग होता है कि बलों का संयोजन। तो यदि किसी पार्टिकल पे F1, F2, F3, F4 ये जो फोर्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी पार्टिकल पे F1, F2, F3 एंड सो ऑन, एंड R एक अनदर ऐसा फोर्स है जो कि F1, F2, F3 जो फोर्सेस हैं ये यहाँ पे इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसके इक्वल वैल्यू जो है वो R की है। तो ऐसी स्थिति में जो R है वो रिजल्टेंट कहलाएगा, यानी परिणामी बल कहलाएगा, और R की जो वैल्यू है वो F1 प्लस F2 प्लस F3 के इक्वल है यहाँ पे। तो ये बलों का संयोजन या कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। और यहाँ पे जो F1, F2, F3 फोर्सेस है कंपोनेंट फोर्सेस कहलाते हैं R के। अब कुछ स्पेसिफिक जो कंडीशंस हैं उनको देखेंगे हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के लिए। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट है कि जब जो फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन है वो सेम है, एंड सेकंड है कि डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो अगर सेम डायरेक्शन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें F1 और F2 टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, F1 और F2 की अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐसी स्थिति में जो R है उसकी वैल्यू होगी इनके एडिशन के इक्वल F1 प्लस F2, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है ये F1 प्लस F2 के इक्वल होगा, एंड जो डायरेक्शन है वो फोर्सेस की डायरेक्शन में ही होगी क्योंकि जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है। सेकंड केस में अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और इसमें P एंड Q फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो टू कंडीशन यहाँ बनेगी रिजल्टेंट के लिए। एक बनेगी R इक्वल टू P माइनस Q, अगर P है वो Q से बड़ा होगा तब, और अगर Q है वो P से बड़ा है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सा फोर्स कौन से फोर्स से बड़ा है, तो टू कंडीशन हम लिखेंगे। तो अगर Q है वो ग्रेटर देन P है तो Q माइनस P ये रिजल्टेंट होगा, एंड जो डायरेक्शन है वो जो फोर्स सबसे बड़ा होगा इन दोनों में उसकी डायरेक्शन की और यहाँ पे डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की। तो यहाँ पे हमने बात की है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करने वाले हैं कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में है तब रिजल्टेंट की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, एंड डायरेक्शन है उसकी वैल्यू
क्या होगी। तो यहाँ पे ओ पार्टिकल पे 2 फोर्सेस हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, पी एंड क्यू, और हमें आर यहाँ पे ज्ञात करना है, रिजल्टेंट। तो इसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से निकाल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या होगा कि जैसे हमें यहाँ से आर निकालना है, तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे हम यहाँ। इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट को बी से, एंड इसको सी से। तो ऐसी कंडीशन में जो आर है यानी ओ सी वेक्टर जो है वो इक्वल होगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का मेथड है, इसमें जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल पे हम 2 फोर्सेस को अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स को सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज इक्वल टू अल्फा। पी एंड क्यू यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं जो कि एक पार्टिकल ओ पे अप्लाई हो रहे हैं, और आर इनका रिजल्टेंट है। तो हम एक पैरेललोग्राम जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ ये पॉइंट सी है। पॉइंट सी से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे और जो ओ ए लाइन है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे पी और क्यू के बीच का जो एंगल है वो अल्फा दिया गया है। एंड अगर इसको हम ध्यान से देखें तो जो सी ए, ये पॉइंट हम इसको डी नाम देंगे। तो जो सी ए डी है ये भी अल्फा एंगल बन जाएगा क्योंकि ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो अगर हम ये छोटे वाला ट्राइंगल देखें ए डी सी, तो ए डी सी की अगर हम बात करें, ए डी एंड सी, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ से होगा, पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं हम, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ये तो हमने अप्लाई किया है इन ट्राइंगल ए सी डी में, और अब हम अप्लाई करने वाले हैं पाइथागोरस को ये बड़े वाला जो ट्राइंगल है ओ सी डी इसमें। तो इन ट्राइंगल ओ सी ओ डी एंड सी में, तो इसमें ओ सी का स्क्वायर है वो होगा ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, यानी ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो यदि हम छोटे वाले ट्राइंगल में देखें ए डी सी को, ए डी सी, और यहाँ से हमें ए डी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ए डी एंड सी डी को। तो यहाँ पे लाल बट्टे का या फिर पी बी पी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड बेस, इसको अप्लाई करके हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार हम कोस अल्फा के लिए निकालेंगे वैल्यू, ये वाला एंगल हमारा 90 है,
और ये अल्फ़ा है। तो यहाँ से कोस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। कोस अल्फ़ा होगा यहाँ से AD अपॉन AC, एंड AC की वैल्यू यहाँ से Q के इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और OB की वैल्यू Q है, तो AC की वैल्यू भी Q हो जाएगी। तो इस तरीके से जो AD की वैल्यू है वो हमें मिलेगी। यहाँ पे Q आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से Q कोस अल्फ़ा, यहाँ AD की वैल्यू हमें मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं तो साइन अल्फ़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फ़ा के लिए अप्लाई करेंगे हम CD अपॉन यहाँ पे होगा AC, तो CD की वैल्यू आ जाएगी Q साइन अल्फ़ा। तो अब AD और CD की वैल्यू हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो OC को हम लिख सकते हैं R का स्क्वायर, OC का स्क्वायर, OC की वैल्यू R है। OD को हम लिख सकते हैं यहाँ से OA प्लस AD, OA की वैल्यू P है, तो P प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। अब हमें AD और CD की वैल्यू यहाँ हमने अभी यहाँ AD और CD की वैल्यू इस छोटे वाले ट्राइंगल से ज्ञात की थी, तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो P प्लस Q कोस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस Q साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB, एंड यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे Q का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से P का स्क्वायर एंड Q का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा इन दोनों स्टेप से, तो अंदर होगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसके साथ ही 2PQ कोस अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, प्लस 2PQ कोस अल्फ़ा, और ये इक्वल चल रहा है आर स्क्वायर के, तो आर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास होगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फ़ा का रूट। तो एक वैल्यू हमारी यहाँ पे ये आएगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वैल्यू है। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए यानी डायरेक्शन, तो अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। इसके लिए जो हम मानेंगे कि जो रिजल्टेंट आर है वो जो P फोर्स है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इससे हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम बड़े वाले जो ट्राइंगल है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ से टेन थीटा हो जाएगा CD अपॉन OD, तो CD की वैल्यू यहाँ से Q साइन अल्फ़ा, और OD जो है वो यहाँ से होगा OA प्लस AD, यानी P प्लस AD की वैल्यू यहाँ पे है Q कोस अल्फ़ा। तो टू कंडीशंस यहाँ पे हैं कि अगर यहाँ पे जो परिणामी R जो है वो P के साथ थीटा एंगल बनाए, तो अगर P के साथ एंगल थीटा बन रहा है तो टेन थीटा जो है वो Q साइन अल्फ़ा प्लस अपॉन P प्लस Q कोस अल्फ़ा होगा, यानी थीटा जो है वो होगा टेन इनवर्स Q साइन अल्फ़ा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फ़ा, एंड अगर ये Q
के साथ थीटा एंगल बनाए तो उस स्थिति में जो tan थीटा है उसकी वैल्यू होगी P sin अल्फा अपॉन Q प्लस P cos अल्फा। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि अगर P के साथ एंगल थीटा बन रहा है तो उस स्थिति में जिस फोर्स के साथ एंगल थीटा बन रहा है, जिसकी डायरेक्शन में यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, वो यहाँ पे एक बार आएगा, बाकी जो रिमेनिंग वाला जो है वो 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे Q के साथ बन रहा है तो Q है वो एक टाइम आएगा, यहाँ पे P के साथ बन रहा है तो P एक टाइम आएगा। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट याद रख के फिर क्वेश्चंस में जल्दी से अप्लाई किया जा सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं। एंड इसके साथ ही R इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फ़ा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे जो स्पेशल कंडीशंस बनती हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी हमने जो डिस्कस किया है उस पर हम एक दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं उस पे बेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से बन सकता है। तो 2 फोर्सेस हैं वो गिवन हैं P एंड Q, जो कि किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, और R जो है वो रिजल्टेंट है, और अल्फ़ा है वो उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है। P की वैल्यू गिवन है एंड Q की वैल्यू भी गिवन है, और अल्फ़ा जो है उनके बीच का वो दिया गया है 60 डिग्री। तो R की वैल्यू हमें पूछी है और थीटा क्या होगा यानी डायरेक्शन क्या होगी। तो सारे फॉर्मूलाज हैं वो हमने देख लिए थे, बस फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है और वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो R के लिए हमने फॉर्मूला देखा था रिजल्टेंट के लिए, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फ़ा। तो यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखनी है। तो P स्क्वायर, P ये 10 है, 100 प्लस Q का स्क्वायर 36, 2PQ 60 एंड 120 कोस अल्फ़ा कोस 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू यहाँ पे ये 136 हो जाएगा। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये वैल्यूज़ याद होना ज़रूरी है। तो आई होप ये तो सिंपल वैल्यू है, याद होंगी। तो 1/2 होती है तो 120 इंटू 1/2 यानी 60, ये हो गया रूट 196। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो R की वैल्यू आ जाएगा 14 kg वेट। तो एक तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें सेकंड थीटा बताना है। तो थीटा के लिए हमने 2 फॉर्मूलाज देखे थे। तो अगर हमें दिया नहीं गया कि कौन से वाले जो फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ पे एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का थीटा, तो हम मानते हैं कि P के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ हम मान लेंगे कि जो P है उसके साथ थीटा एंगल बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा फॉर्मूला था वो था tan थीटा इक्वल टू, जिसके साथ यहाँ पे थीटा एंगल बनता है वो एक टाइम आता है, और यहाँ पे हो जाएगा Q साइन अल्फ़ा Q कोस अल्फ़ा। बस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। तो tan थीटा इक्वल टू Q की वैल्यू है यहाँ पे 6, और साइन 60 की वैल्यू हमारी होगी रूट 3/2।
फिर है p प्लस क्यू कोस अल्फा, p की वैल्यू है 10 एंड q की वैल्यू है 6, कोस अल्फा कोस 60 की वैल्यू है 1/2 एंड इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 13, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा हमारा 10 थीटा है 3√3/13 और थीटा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3√3/13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन है और ये है मैग्नीट्यूड। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस P एंड Q आर एक्टिंग एट ए पार्टिकल। तो कोई पार्टिकल है, उस पर टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और अल्फा उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है। यदि जो R है, रिजल्टेंट जो है, वो एंगल बीटा बनाता है P के साथ, तो P रेशियो Q की वैल्यू बतानी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 4 ऑप्शन देके वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट कर देंगे और P रेशियो Q जो है वो वहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा। एंड सेकंड है इफ़ R इज़ परपेंडिकुलर एट P देन P प्लस Q कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ बतानी है। तो फर्स्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे। पहले R जो है वो बीटा एंगल बना रहा है P के साथ, तो सिंपली हमें पता है कि अगर R है वो थीटा एंगल बनाता है P के साथ, तो हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। एंगल इस बार बीटा बनाया जा रहा है, तो tan बीटा इक्वल टू यहाँ पे Q साइन अल्फा। अल्फा जो एंगल है वो यहाँ भी अल्फा ही है, तो इसमें चेंज नहीं होगा। P प्लस Q कोस अल्फा, tan बीटा होगा साइन बीटा अपॉन कोस बीटा एंड Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P साइन बीटा प्लस साइन बीटा और कोस अल्फा इक्वल टू Q साइन अल्फा एंड कोस बीटा। एक सेकंड, यहाँ पे Q भी है, ये Q है यहाँ पे, तो Q भी आएगा यहाँ। अब यहाँ से होगा P साइन बीटा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और Q को कॉमन ले लेंगे, तो होगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस साइन बीटा कोस अल्फा। और ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो P साइन बीटा इक्वल टू Q साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ से P/Q आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो कि हमें निकालनी थी। तो P/Q की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। सेकंड दिया गया है कि R जो है वो परपेंडिकुलर है एट P पे, तो P प्लस Q कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो R परपेंडिकुलर है P पे, यानी जो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पे है 90 डिग्री। तो सिंपली जो हमारा फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखेंगे हम। tan थीटा इक्वल टू था, P के साथ एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा
वैल्यू पुट करेंगे 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, 1/0 लिख सकते हैं। क्यू साइन एल्फा पी प्लस क्यू कोस एल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी प्लस कोस एल्फा की जो वैल्यू है वो 0 मिलेगी हमें यहाँ से, और यही पूछा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्पेशल केस बनते हैं, जो रिजल्टेंट है उसके जैसे अल्फ़ा की अलग अलग वैल्यूज़ पे, तो उनको देखेंगे। फिर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप इस लेक्चर से आपको हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।